मंथन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, जैसा कि आज हमारा उत्तर प्रदेश का स्पेशल से है और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तीन चार चीज़ें हैं, उनको आप देख लें। तो आज का टॉपिक इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम जो यूपी स्पेशल का आप देने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है इस खंड से प्रश्न आना बिल्कुल ही निश्चित रहता है। तो उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या कि हम आज बात करेंगे किसकी यानी कि उत्तर प्रदेश, दो तीन चीज़ें होंगी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कौन से पक्षी विहार। अब अगर आप पक्षी विहार को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो रामसर स्थल भी देखने होंगे। जब हम पक्षी विहार की बात करेंगे तो पक्षी विहार के बाद में क्या होंगे, आर्द्र भूमियां, यानी कि आर्द्र भूमि। ठीक, आर्द्र भूमि को हम क्या कहते हैं, हम आर्द्र भूमि को एक का नाम और देते हैं नम भूमि। इसी को हम इंग्लिश में कह लेते हैं वेटलैंड। और इसी को एक टर्म और दिया जाता है, इनको बोला जाता है रामसर स्थल। इसी को एक टर्म और देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रामसर स्थल। तो पक्षी विहार को समझने के लिए आवश्यक है कि आपके पास में इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है। 4 टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व, उसकी बात करेंगे हम। तो टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम आएंगे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जहां बात होगी, यानी कि हमारे पास में सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में कितनी वेटलैंड्स हैं। जो वेटलैंड्स हैं वही आश्रय स्थल है, यानी कि ये जो वेटलैंड्स हैं हमारे पास में, यही सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। आश्रय स्थल है, ये आश्रय स्थल है किसका, प्रवासी पक्षियों का। जो प्रवासी पक्षी हैं मौसम की चरम दिशाओं में शीतकालीन के आवास या प्रजनन के लिए आते हैं, आवास प्रवासी पक्षियों का। ये प्रवासी पक्षियों का क्या है, आवास स्थल है। तो हमें सबसे पहले अगर जो समझना है, तो अगर हमारे माइंड में क्लियर होती है उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियां, तो ध्यान रखना कि 80% जो वेटलैंड्स हैं वो आपकी कंप्लीट हैं और 80% आपके जो पक्षी विहार है वो कंप्लीट है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसको समझने के लिए, यानी पक्षी विहार की लोकेशन या इनको समझने के लिए, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा किसको, आर्द्र भूमि, नम भूमि या फिर वेटलैंड्स को। तो सबसे पहली बात हमारे पास में यही आती है कि आर्द्र भूमि होती क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए जैसे कल्पना कीजिए आप कि यहाँ पर जो है एक स्थल खंड है, ये इस स्थल को नाम दिया हमने क्या है, ये स्थल है। ठीक, और इसी के समीप आप देखते हैं कि एक स्थल और है, दूसरा वाला, यानी कि ये एक जलराशि है, ये एक जल का क्षेत्र है, यानी ये जलीय क्षेत्र है। इन दोनों का जो संक्रमण हो रहा है, इन दोनों का जो संक्रमण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो इस जगह हो रहा है। यानी कि ऐसा दलदलीय क्षेत्र बन गया, ना तो पूर्ण रूप से कैसा है, ना ही पूर्ण रूप से वो कैसा है, गीला है, और ना ही क्या है, सूखा है। यानी कि ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र, इसको ही हम नाम देते हैं आर्द्र भूमि। ये जो संक्रमण क्षेत्र है यही कहलाती है आपकी क्या, वेटलैंड, और इसी को कहते हैं हम आर्द्र भूमि, और इसी को नाम दिया जाता है नम भूमि। ठीक, जो संक्रमण क्षेत्र है। अब ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये क्या करता है कि ये बाढ़ नियंत्रण करता है, इसके द्वारा क्या हो जाती है, फ्लड कंट्रोल होती है, यानी इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण होता है। दूसरी चीज देखते हैं, तो बाढ़ नियंत्रण के अलावा अगर इसको देखेंगे तो ये क्या करता है, भूमि जल, जो भौम जल है उसको रिचार्ज करता है। भौम जल जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या करेगा, ये रिचार्ज करने का काम करता है।
ये उसको रिचार्ज कर देता ताकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल न जा पाए। दूसरी चीज़ इससे और क्या होता है, प्रवासी पक्षियों का, जो प्रवासी पक्षी हैं उनका क्या होता है, ये आवास होता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, कार्बन सिंक की तरह कार्य करता है। कैसे, कार्बन सिंक की तरह कार्य करता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो ये जल का शुद्धिकरण करता है, जो जल है उसका प्रदूषण, यानी कि जल प्रदूषण को समाप्त करता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है जल प्रदूषण को भी समाप्त करता है। इसलिए हम देखते हैं इसे बोला जाता है पृथ्वी की किडनी। जैसे जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, ऐसे ये पृथ्वी की क्या है, किडनी। क्यों है, क्योंकि पानी शुद्ध जल को अशुद्ध जल को शुद्ध में बदलती है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर एक टर्म याद रखेंगे, वो टर्म क्या कहलाएगा ये, यानी कि इन्हें हम कहते हैं पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। किसको, आर्द्र भूमियों को। पृथ्वी की किडनी कौन कहलाएगी, ये कहलाती है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, आप देख चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि 1970 तक अगर हम देखते हैं तो 1970 आते आते, यानी कि 1970 तक विश्व की लगभग 35% आर्द्र भूमियां, यानी कि जो वेटलैंड थी वो क्या हो चुकी थी, वो समाप्त हो चुकी थी, वो समाप्त हो चुकी थी। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। फिर इसके लिए क्या होता है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान का शहर रामसर, उसमें एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। ठीक, और बात करते हैं तो भारत की, तो भारत में वर्तमान में, अगर भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में वर्तमान में, यानी कि जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो कितनी है, 89 है। इसमें भी अगर देखें कि तो सबसे अधिक कहां पर है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में संख्या कितनी है, ये है 20 हो चुकी हैं 2025 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद दूसरा स्थान आता है किसका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो आर्द्र भूमियां उनकी संख्या कितनी है, वो है आपकी 10। और अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु के बाद में फिर एक और स्टेट आता है, उसे कहते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये संख्या हो जाती है कितनी, 9। तो ईरान में जो रामसर कन्वेंशन था तो उसमें जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बात उठी थी, तो पूरे विश्व के देशों ने कहा कि देखिए पृथ्वी न सिर्फ मनुष्य के लिए है, उस पर जितना अधिकार मनुष्य का है, मानव का है, उतना ही पशु पक्षियों का भी है। तो हमें चाहिए कि इनके प्राकृतिक आवास हैं ये, और इनको हमें जो है नष्ट नहीं करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है, काम कर रही है उस दिशा में, और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। यही जो 10 हैं, यही कहीं ना कहीं आप देखते हैं क्या है, पक्षी विहार भी हैं। 1-2 को छोड़ दें तो यही क्या है, ये पक्षी विहार भी हैं। और ये किसके लिए हैं, ये सब प्रवासी पक्षी, यानी कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए तरह तरह के पक्षी आपको देखने मिलेंगे। 12-12 हजार मील की दूरी नॉन स्टॉप तय करते हैं। आर्कटिक में देखेंगे तो आर्कटिक टर्न मिलती है एक, अब कहाँ आर्कटिक है, और उत्तर भारत के मैदानों में आती है। 12,000 किलोमीटर की दूरी 9 दिनों में नॉन स्टॉप उड़ के आते हैं ये। और लेकिन जीत क्यों जाते हैं, क्योंकि हमेशा बी शेप में उड़ते हैं और जेट धाराओं के सहारे आते हैं, जो जेट पवन बहती है उसके सहारे चलते हैं। अब देखिए ये आते क्यों यहाँ पर, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्यों जरूरत है ना इसकी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो रूस वाला हिस्सा देख रहे हैं, रूस का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है, इसके सबसे पहले तो ये देख लो, इसे कहते क्या है, तो इसे कहते हैं साइबेरिया तुल्य जलवायु। ये जो जलवायु है साइबेरिया तुल्य जलवायु, इसे बोला जाता साइबेरिया तुल्य जलवायु। अब आप जैसा कि देख सकते हैं तो अलास्का, कनाडा
और उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा, अमेरिका का कुछ उत्तरी हिस्सा। दूसरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आइसलैंड का दक्षिणी हिस्सा, यूरोप का ये हिस्सा, रूस का पूर्वी हिस्सा जो एशिया में आता है उसे कहते हैं यूरेशिया और साइबेरिया। तो ये साइबेरिया जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर देखते हैं तो मौसम की दशाएं जो है वो इस प्रकार की हो जाती हैं। यानी कि खास करके आप सर्दियों में देखेंगे सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होगा, मकर रेखा की ओर जाना स्टार्ट करेगा, तो आप देखते हैं इस पूरे क्षेत्र में क्या है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होता, बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है और पूरा का पूरा साइबेरिया जो है बिद बना बर्फ के विशाल मैदान में तब्दील हो जाता है। ये पूरे अलास्का अंटार्कटिका का पूरा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। अब जब ये हिस्सा बर्फ से ढक जाता है तो मनुष्य तो अपना जैसे तैसे क्या करता है, काम चला लेता है। सबसे बड़ी समस्या होती है पक्षियों की, क्योंकि पक्षियों का जो भोजन है, पक्षियों का जो भोजन है वो बर्फ के नीचे क्या होता है, दब जाता है। कहां पर, बर्फ के नीचे, बर्फ के नीचे। अभी आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा जैसा रेड कलर का है तो वैसा हिस्सा आप देखते हैं कि यहां की कंडीशंस देखेंगे तो ये हिस्सा कैसा है, थोड़ा सा गर्म है अभी, ठीक। ये हिस्सा भी थोड़ा सा देखते हैं गर्म है। दूसरा देखते हैं तो ये भी गर्म है क्योंकि ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के आसपास के हैं। तो खास करके, और इधर का देखें आप, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्से ऐसे हैं जो अभी कैसे हैं, उतने ठंडे नहीं हैं जितना कि रूस और साइबेरिया और अलास्का और कनाडा और आर्कटिक का है। तो यहाँ जो रहने वाले कुछ पक्षी हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उनका समस्त भोजन जो है इस बर्फ के नीचे क्या हो चुका है, दब चुका है। जलीय पक्षी हैं और जल जो है फ्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ अगर टेम्परेचर देखते हैं तो यहाँ टेम्परेचर 40 से -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये चरम दशाएं हैं और पानी जो है बर्फ में तब्दील हो जाता था कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये पक्षी देखिए कुदरत ने दिया हुआ है उनको, कोई नेविगेशन नहीं उनके पास में, कोई गूगल मैप नहीं है, और कैसा करते हैं, अपने आप जमीन से उठाते हैं ऊपर, कहाँ ले जाएंगे, समताप मंडल में, और वहाँ चलती है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम के सहारे ये मूवमेंट करते हैं और बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं 3 कारणों से। सबसे पहले इनके आवास, भोजन और प्रजनन। और यहाँ पर क्या करते हैं, आके प्रजनन करते हैं, और प्रजनन के बाद में मैं अपने पूरी फैमिली के बच्चों को साथ यहाँ बड़ा करके और यहाँ से मूवमेंट कर जाते हैं। वो ऐसा किस लिए, वो देखिए सबसे पहले आए यहाँ से समझ लेते हैं। ये जो रूट अपनाते हैं वो सेंट्रल एशिया को फ्लाईवे है, सेंट्रल एशिया का फ्लाईवे है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण ये जान जाते हैं कि हाँ यहाँ से होकर गुजरना है। और जेट स्ट्रीम के सहारे हैं, बी शेप में चलते हैं। तो वायुयान का जो पूरा वायुयान भी उड़ते हैं, एयरफोर्स के विमान उड़ते हैं, वो भी बी शेप में उड़ते हैं, क्योंकि आगे वाला हवा को क्या कर रहा होता, काट रहा होता, हवा आसपास की ऊपर उठ रही होती है, तो उसके पीछे आते, बाद में ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट किधर करेंगे, आप देखते हो उत्तर भारत में खास करके, क्योंकि ये एरिया इनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा सुगम है। अब ये यहाँ से चलेंगे, सभी हैं, जैसे देख लें ब्लैक नेक्ड क्रेन, लाल गर्दन वाला, काली गर्दन वाला जो सारस है वो देखें। अब वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले झील देखें आप, यहाँ पे हैं, तो यहाँ की झीलें इस समय नहीं जमी हुई होती हैं। हमारे उत्तर भारत में जो झीलें हैं वो सर्दियों में भी नहीं जमती हैं। यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं वो नहीं जमती। अभी यहाँ पर देखें इनके लिए कंडीशन ऐसी क्यों बनती हैं, तो इनके लिए कंडीशन ये बनती हैं कि हमारे यहाँ इस समय अगर आप देखेंगे तो धान के खेत खड़े होते हैं, धान के खेत, ठीक। अब आप देखें वर्षा हो चुकी होती है, वर्षा हो चुकी होती है, वर्षा के कारण जगह जगह सड़क के किनारे भी आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, जल भरा मिलेगा आपको। जगह जगह जल एकत्रित हो जाता है और वहीं सड़क के किनारे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि धान के खेत में कीट भी हैं, मछलियां भी हैं छोटी छोटी, और वो इनके लिए क्या होते हैं, पर्याप्त भोजन होते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम हमारे यहाँ समाप्त हुआ है सितंबर अक्टूबर में, 18 सितंबर के लगभग में लौटता हुआ मानसून, जो मानसून रिट्रीट है वो हो जाता है। अब सितंबर अक्टूबर और नवंबर आप देखते हो ये चीज़ें जो 2-2.5-3 महीने का जो समय होता है वो बहुत ही क्रांतिक समय होता है इन सब के लिए। और जैसा कि आप जानते हो कि आपको पता ही होगा, एक नाम सुना होगा आपने, कैलादेव घना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ से जो साइबेरियन सारस है वो उड़ करके सीधा कहाँ पे आता है, वो यहाँ आता राजस्थान में, कैलादेव घना पक्षी विहार है यहाँ,
राजस्थान में, पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं उसको। ऐसे ही आप देखते हैं तो दक्षिण भारत में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3-4 वेटलैंड्स हैं, जैसे यहाँ डंडेली है, इडुक्की है, घटप्रवाह है, ठीक। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत। अब ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पर इनके लिए इस समय बहुत अच्छी दशाएं होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मूवमेंट करेंगे किधर की ओर, इधर की ओर। ये जो है पर्टिक ये मूवमेंट करता है। अब साइबेरियन सारस को कितनी डिस्टेंस तय करनी होती है, सबसे पहले देखें आइस बिल, ये आती है उत्तर भारत यहाँ, ठीक। ऐसे ही ये देखें स्पोर्ट बिल्ड पिजन, ये भी उत्तर भारत में। यानी यूपी, बिहार और एमपी का जो क्षेत्र है, मध्य भारत यानी उत्तर भारत का जो ये रीजन है, इनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटा पक्षी, अब सोचिए ये रहा छोटा सा पक्षी, देखिए कैस्पियन प्लावर, 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये, और यूं ही चला आता है और यहाँ आकर के अपना आश्रय बनाता है, प्रजनन करता है और बच्चों को साथ लेके वापस फिर उड़ जाता है। क्योंकि ये तभी तक हमारे यहाँ रहते हैं जब धान की कटाई हो जाती है, गेहूं बोने के लिए खेत जोत दिए जाते हैं। अब वेटलैंड का क्षरण क्यों हो रहा है, तो कोई भी कचरे का मैनेजमेंट नहीं है, कूड़े डालने का मैनेजमेंट नहीं है, लोग वहाँ खेती करने लगे हैं, ठीक। बढ़ता हुआ शहरीकरण और बढ़ती हुई आबादी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा वजन था, तो वेटलैंड धीरे धीरे समाप्त है। तो इसलिए भारत सरकार बहुत चिंतित है, उसने एक मैप भी जारी किया है, ठीक। तो कुल मिलाकर के देखते हैं ये प्रवासी पक्षी जो हैं बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके हमारे यहाँ आते हैं, और जैसे ही हम धान की कटाई करते हैं और गेहूं बोने की तैयारी करते, खेत जोत देते हैं, इनका चारा यहाँ समाप्त है, मौसम कुछ ठीक होने लगा, अब यहाँ सर्दी है, उत्तर में क्या है, गर्मी है। अब ये यहां से क्या करेंगे, मूवमेंट कर जाएंगे पुनः अपने इसी वाले एरिया में, क्योंकि यहां की बर्फ अब पिघल चुकी होगी, और ये इनका जो सर्किल है ये लगातार चलता रहता है, ठीक। तो इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं अपनी। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं उन्हें देखने के लिए आपको फिर से एक वही काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि ये आगरा वाला रीजन आ जाएगा आपका, और ये आपका ललितपुर, और ललितपुर के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक करते हैं इसको। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले हम। अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा है पक्षी विहार। अब बात मैं किसकी कर रहा हूँ आपसे, अब हमारी जो बात हो रही है वो किसकी होगी, पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के जो बर्ड सेंचुरी है उनको आपको याद रखना, पक्षी विहार। तो उसमें बिहार थोड़ा गलत लिख गया, माफ़ करना, क्योंकि वाह बनेगा, बा नहीं बनेगा। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि सबसे पहले यानी कि सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वो कौन सा होगा, तो पुराने की बात करेंगे तो आप तो सबसे पहले आपको पता हो कि एक है जिसका नाम है, नंबर 1 पे डाल दो, वो है नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार शॉर्ट में कहाँ पड़ेगा, उन्नाव। ये कहाँ है, ये उन्नाव में है, और ये सबसे पुराना है क्योंकि इसको 1984 में घोषित किया गया। लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है, अब इसे जानते हैं किसके नाम से, अब इसे जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद। आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। देखो तो सबसे पुराना है, तो इसकी आपको क्या याद रखनी, सॉरी ज़्यादा अलग बन गया, ज़्यादा जो है उधर चला गया मैं। हाँ, ये कहाँ होगा, ये आपका यहाँ होगा, इस जगह उन्नाव, ठीक। कानपुर, लखनऊ और उन्नाव यहाँ पर है ये। तो इसके बारे में दो बातें याद रखनी है कि ये पक्षी विहार है, कैसा है, नवाबगंज पक्षी विहार है, कहाँ पर है, उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। कितना है, 1984 में स्थापना हुई इसकी। और इसकी खासियत क्या है कि इसका अब नाम जो है वो बदल दिया गया। अब इसको किस नाम से जानते हैं हम,
इसको जानते हैं हम किसमें, यानी कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम। अब दूसरे में चलेंगे जो सबसे बड़ा है, यानी कि अगर हम बात करें तो दूसरे वाले की बात करें जो सबसे बड़ा है, तो बड़े वाले को देखोगे तो नंबर 2 पे आएंगे हम, यानी कि नंबर 2 वो पड़ेगा आपको यहाँ, ये जगह रही यहाँ, और ये जगह है कौन सी, कन्नौज। कन्नौज में मिलेगा आपको ये। ठीक, और इसका नाम है लाख बहासी। लाख बहासी पक्षी विहार। और इसकी खासियत ये है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 80.23 वर्ग किलोमीटर। तो यानी इसकी खासियत क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, यानी कन्नौज में है, नाम क्या है, लाख बहासी। ठीक, तो ये 2 फैक्ट आपके पास में है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो अब हमें आएंगे कि सबसे बड़ा हमें पता है, लेकिन सबसे छोटा भी है एक, और वो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटे की बात करोगे तो एक सबसे छोटा भी है। ठीक, सबसे छोटा है, गैस कीजिए कहाँ पे होगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो हमें मिलता है वो मिलता है कौन सा, पटना पक्षी विहार। अब ऐसा मत कहना कि बिहार में ही, पटना पक्षी विहार, और ये कहाँ है, एटा। और इसकी खासियत क्या है, प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पक्षी विहार हैं, तो उनको जरूर याद रखना है जिनके अब नाम चेंज हो गए। ठीक, तो जो नाम चेंज हुए हैं तो उसमें देखना सबसे पहले बलिया में पड़ेगा। तो आपको पता है कि बलिया कहाँ है, यहाँ है, इस जगह यहाँ है, उसे कहते हैं सुराह ताल। अब सुराह ताल को किस नाम से जाना जाएगा, ये जगह कौन सी है, ये बलिया। अब सुराह ताल को जो जाना जा रहा है इस समय, तो वो है नाम इसका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ये कहाँ है, ये बलिया में है आपका। ठीक, यानी कि उसका क्या नाम है, दो तीन आपको पता चले। सबसे पहले आपने देखा कौन सा सबसे पुराना जो है, नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक, वो नाव में है, नाम बदल दिया गया, क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। सबसे बड़ा आपने देखा लाख बहासी, कहाँ पर है, कन्नौज में है। फिर आपने सबसे छोटा देखा, क्या देखा, पटना पक्षी विहार, कहाँ पर है, एटा में है। यानी कि ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका इस जगह पड़ेगा, यानी कि एटा। ठीक, इसके अलावा अब पक्षी विहार आप देखते हो तो जो अन्य पक्षी विहार हैं उनमें देखे जैसे सांडी देखेंगे, समसपुर देखेंगे, समान पक्षी विहार देखेंगे, सरसई नावर देखेंगे, सूर सरोवर देखेंगे, तो वो अपने आप में खासियत है। इसी प्रकार से एटा से थोड़े आगे जब आप यहां पर चलोगे इस जगह, तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, नाम है जिसका मैनपुरी। अब मैनपुरी में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। इसकी खासियत यह है कि यह जाना जाता है, संरक्षण केंद्र है किसका, सारस का। यहां सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे आपको, सारस। ये सारस के लिए प्रसिद्ध है। और सारस की यदि बात करें तो ये क्या है, ये राजकीय पक्षी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है, सारस है। और उसका आश्रय स्थल कौन सा है, समान पक्षी विहार है। इतना ही नहीं, समान पक्षी विहार कहीं ना कहीं प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत है, बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे
तो पक्षियों का सबसे बड़ा अगर आपको कहीं केंद्र या समूह मिलेगा तो वो मिलेगा ऊपरी गंगा नहर। ये यानी कि ऊपरी गंगा जो है, ऊपरी गंगा में सबसे बड़ी खासियत है कि ऊपरी गंगा जो है वहां ऐसा हो जाता है, यानी कि ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर और बुलंदशहर के नरौरा तक आते आते आप जब सर्दियों के मौसम में पहुंचेंगे वहां तो गंगा का पानी नजर नहीं आएगा आपको, गंगा जल नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पक्षियों से पटे होते हैं पूर्ण रूप से। ऐसे जो आप जो पक्षी विहार देख रहे हो, यहाँ सर्दियों के मौसम में भारी संख्या में ये विदेशी पक्षी आते हैं, सैलानी पक्षी। अब इनके अलावा अगर बात करें हम तो अन्य पक्षी विहार हैं। तो अन्य पक्षी विहारों में बात करेंगे तो सबसे पहले आपने देखा कौन सा हो गया आपका, एक हो गया कौन सा आपका समान हो गया, सुरहताल हो गया, जयप्रकाश नारायण है इसका। एक और देखेंगे, यानी अगला जो हम देखेंगे तो वो हम देखते हैं तो एक और है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ये क्या है, ये पक्षी विहार है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। मैचिंग के लिए लिस्ट आएगी और ये कहाँ ही है, प्रतापगढ़, यानी कि ये जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, प्रतापगढ़। ठीक, और इसे जो है एक नाम और देते थे, बेती ताल। इसको क्या बोला जाता था, यानी कि ये कहाँ है, ये प्रतापगढ़ में है, ये प्रतापगढ़ में है। और इसका दूसरा नाम, यानी कि इसका जो अन्य नाम है वो नाम है बेती ताल। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये बेती ताल हो गया, यहां प्रतापगढ़ में है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो फिर एक है सूर सरोवर। यानी कि एक है आपका कौन सा, सूर सरोवर। सूर सरोवर पड़ेगा, और सूर सरोवर कहां पर है, ये कीठम के पास में है, और कहां पर है, आगरा। तो आप जैसे ही आएंगे इससे ऊपर तो कहां पर पड़ेगा, ये यहां पड़ेगा, इस जगह आगरा। ठीक, आगरा से और आगे चलेंगे तो आपको देखेंगे यहां पे क्या पड़ेगा, अलीगढ़। तो यहां पर जो है वो क्या है, अलीगढ़ है, और इधर देखेंगे तो क्या है, आगरा है। तो आगरा में आपने देखा कौन सा है, सूर सरोवर है। अलीगढ़ में जो है उसे कहते हैं सेखा, सेखा पक्षी विहार। फिर ऊपर पहुंचेंगे यहां पर आप तो आपको मिलेगी हरदोई। ठीक, यानी यहां पर है हरदोई, और हरदोई में एक है जिसका नाम है सांडी। ये क्या कहलाता है, सांडी पक्षी विहार है। हरदोई से और ऊपर चलेंगे, इधर पहुंचेंगे आप यहां इस जगह, तो यहां पर पड़ेगा आपको कौन सा, गोंडा। तो यहां पे क्या है, गोंडा है। और गोंडा में देखेंगे तो गोंडा में है पार्वती अर्गा, यानी कि उसका नाम क्या है, पार्वती अर्गा। ये गोंडा में है। हरदोई में सांडी है, सूर सरोवर है। इधर आओगे तो यहां पर है रायबरेली आपकी, तो रायबरेली में है समसपुर। समसपुर पक्षी विहार कहां पर है, ये रायबरेली में है, इस जगह। ठीक, यानी कि रायबरेली में है। फिर अभी और आप ऊपर की ओर बढ़ोगे इधर की ओर, तो जैसे ही आप गौतम बुद्ध नगर में जाओगे तो यहां पर गौतम बुद्ध नगर में यहां पर, तो यहां पर आपको एक देखने को मिल जाएगा जिसे कहते हैं जीबी नगर, और जीबी नगर में जो है उसे कहते हैं ओखला, ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार है वहां पे। ठीक इसी प्रकार से आप और थोड़ा आगरा से इधर आओगे तो यहां पर आपको पड़ेगा इटावा। ठीक, अब बात करो इटावा की, तो इटावा में भी एक है, उसे कहते हैं सरसई नावर, इटावा। और ये कौन सा है, सरसई नावर। और ध्यान देना कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसे हम क्या कहते हैं, सारस। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सारस की जो गणना की गई उनकी सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाइन सफारी वाला कौन सा, इटावा। और इटावा में सारस के लिए जो
संरक्षण और संवर्धन केंद्र है वो कौन सा है, सरसईनावर है। ठीक, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पे आपका, प्रतापगढ़ में है। ठीक, ऐसे ही जैसे बलिया में देखेंगे आप। अब बात आती है कहाँ पर, 2-3 पक्षी विहार और हैं, तो उनको अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेंगे। जैसे कि सोरहताल आप देख चुके हैं, उसके अलावा आप देखेंगे समसपुर हो गया, सूर सरोवर हो गया, ओखला हो गया, समान हो गया, पटना हो गया, सांडी हो गया। अब उसके अलावा आप देखते हैं तो पार्वती अर्गा भी है, बखीरा। ठीक, यानी कि जैसे ही आप आओगे कहाँ पर, संत कबीर नगर, इस जगह यहाँ, तो संत कबीर नगर में आपको मिलेगा कौन सा, बखीरा। संत कबीर नगर, यहां को आपको मिलेगा कौन सा, बखीरा। ध्यान देना ये पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही है। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वर्ल्ड सेंचुरी भी है, संत कबीर नगर में है। इसके बाद में आप देखेंगे तो हाथी नाला, यानी कि यहाँ आ जाओ सोनभद्र में, रेणुकूट के पास में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सा, हाथी नाला। हाथी नाला पक्षी विहार, और जगह कौन सी है ये, सोनभद्र है। ठीक, इसके ऊपर और अब बढ़ोगे किधर की ओर, ललितपुर की ओर, तो आपको पता है कि वेतवा नदी है। ठीक, तो यहीं आप देखेंगे विजय सागर, कहाँ पर, इस जगह मिर्जापुर जो है यहाँ, यानी कि विजय सागर जो पड़ेगा वो आपका कहाँ पड़ेगा, वो मिर्जापुर में पड़ेगा। ठीक, यानी कि यहाँ से देखोगे आप तो ये जगह कौन सी है, ये है मिर्जापुर, और ये वाली कौन सी है, सोनभद्र। तो सोनभद्र में आपने देखा कौन सा, हाथी नाला है, और मिर्जापुर में पड़ेगा कौन सा आपका, विजय सागर। विजय सागर पक्षी विहार, नोट करते जाओ, साथ साथ में बहुत काम आने वाला है ये। तो विजय सागर पक्षी विहार यहां है। उसके बाद में आप देखते हो तो यहां पर एक जगह पड़ती है बिजनौर। अब बिजनौर में आपको पता है कि गंगा नदी और रामगंगा दोनों आती हैं, तो यहां पर जो है वो एक हो गया है अभी कौन सा, जिसका नाम है हैदरपुर। हैदरपुर पक्षी विहार, हैदरपुर पक्षी विहार यहां हो जाता है। एक ऊपरी गंगा नहर है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हो तो ये सभी जो है वो पक्षी विहार हैं जिनकी संख्या लगभग 13 से 14 है। अब ये 13 से 14 जो है वो क्या है, वो पक्षी विहार है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पक्षी विहार की संख्या कितनी है पूरे यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे पक्षी विहार, तो ध्यान देना पक्षी विहार हैं लगभग कितने, 14 से 15। अब लेकिन उनमें से आर्द्र भूमियों की बात करेंगे कि जो नम भूमि है, तो आर्द्र भूमियां हैं कितनी, अभी बताई थी मैंने, याद होंगी आपको कितनी हैं, 10 हैं। तो पक्षी विहार अलग हैं और आर्द्र भूमियां अलग हैं कि सभी पक्षी विहारों को आर्द्र भूमियां घोषित नहीं किया गया है। कुछ उनमें से ऐसी हैं जो 10 हैं जो महत्वपूर्ण हैं और वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आर्द्र भूमियों की। तो आर्द्र भूमियों की बात करो, नम भूमि तो रामसर स्थल, यानी कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल, रामसर साइट। आ जाओ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते कहां से, हैदरपुर। हैदरपुर ठीक, कहां पर है, बिजनौर। ठीक, सबसे पहले कहां पे पड़ जाएगी ये, बिजनौर में पड़ेगी। ठीक, और बात करें तो यही कौन सा है, 10वां आर्द्र भूमि है। ठीक, इसके बाद में आप आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तो ये ऊपरी गंगा है, यानी इसे हम कहते हैं ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा, इसमें सबसे पहले देखें तो एक जगह पड़ेगी जिसे कहते हैं ब्रज घाट। उसके आगे आएंगे तो पड़ेगा गढ़मुक्तेश्वर, और गढ़मुक्तेश्वर से आगे चलते हैं तो यहां पे पड़ेगा आपका बुलंदशहर का नरौरा। डॉल्फिन बहुत है यहां पे, नरौरा। और रिवर कौन सी है आपकी, रिवर आपको पता है कि रिवर है हमारी कौन सी,
गंगा। ठीक, तो ऊपरी गंगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले यानी कि यहां से जो प्रश्न याद रखना है कि प्रदेश, यहां से याद रखना है आपको कौन सा, कि प्रदेश की प्रथम आर्द्रभूमि 2005 में घोषित, और सबसे बड़ी रामसर साइट। तो ये फैक्ट याद रखना है आपको कि गंगा नदी में जो ऊपरी गंगा है, ब्रजघाट से लेकर के नरौरा बुलंदशहर तक, तो ये जो है ये सबसे बड़ी प्रदेश की क्या है, आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ा एरिया है। और कहीं ना कहीं आप बात करें तो भारत का, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहली रामसर साइट है वो 2005 में घोषित किया गया था। किसको? इसी को, 2005। ये डेट याद रखेंगे। तो अभी आपने देखा 10वां कौन सा है, हैदरपुर, जो सबसे लास्ट में हुआ है। अभी हैदरपुर के बाद में सासे देख लो, तो सबसे पहले देखोगे कौन सा, समसपुर। समसपुर ये कहाँ है, ये रायबरेली आर्द्रभूमि है। इसके बाद में आप तीसरी देखो, ठीक, तीसरी देखते हैं तो क्या होगा, सूर सरोवर। सूर सरोवर ये कहाँ है, आगरा है। फिर आप देखेंगे चौथी देखेंगे तो कौन सी है, सांडी है। ये कहाँ, हरदोई। आर्द्रभूमियों की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे पांचवी, तो पांचवी आपकी पड़ेगी कौन सी, समान। ये कहाँ बताई मैंने, मैनपुरी। फिर छठवीं अगर देख लो यहीं पे तो कौन सा है, सरसई नावर। सरसई नावर ये कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी आपकी कहाँ, इटावा। ठीक, और इधर देखो तो इसको हम देख लेंगे तो कौन सी हो गई, ये सातवीं हो गई। आठवीं की बात करें तो पार्वती अर्गा। कहाँ पड़ेगी साइट, ये पड़ेगी जी गोंडा। ठीक, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक आ जाएंगे कौन सी, नवाबगंज। ठीक, यानी कि 9वीं, यहां लिख दूं, हाँ 9वीं नवाबगंज। और ये कहाँ है, ये उन्नाव। और 10वीं साइट अगर देखेंगे तो 10वां जो रामसर स्थल है वो आप देखते हैं तो वही है आपका कौन सा, बखीरा। और बखीरा जहां है वो कौन सा है, वो है संत कबीर नगर। ठीक, तो ये थी हमारे कौन से पक्षी विहार थे और कौन सी थी, आर्द्रभूमियां थी। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक लगा हो तो कमेंट कर दो और जारी रखूं ताकि मैं आगे और अब जो अगला सेशन होगा हमारा क्या होगा, वो वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। तो आज हमारा आर्द्रभूमि और क्या हुआ, पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के जितने भी आर्द्रभूमियां हैं और पक्षी विहार है, मैंने बता भी दिया आपको कि ये माइग्रेट क्यों करते हैं पक्षी, माइग्रेशन का कारण क्या होता है, कि वही है इनका खाना पाना वहाँ जम गया। अब ये क्या करते हैं, लंबी दूरी तय करके यहाँ आते, प्रजनन करते, प्रवास करते और वापस जाते। हर साल यही चक्र दोहराया जाता है, क्योंकि रूस और साइबेरिया की ये हालत हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, तो जीने लायक कंडीशन नहीं वहाँ पे, इसलिए आते हैं ये। आर्द्रभूमियों के लिए रामसर सम्मेलन देख लीजिए आप, इस पे भी ध्यान देना। पूरे भारत में कितनी है, 20 हैं। उत्तर प्रदेश में 10 है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, तो 3 राज्य हैं। दूसरी अगर बात करें तो सेशन आपको पसंद आया वो उम्मीद है। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।